नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो किसान आंदोलन के बीच में एक बार फिर से एसवाईएल का जन बाहर निकला है। जी हां, और इसी मुद्दे को लेकर आज जल शक्ति मंत्री से मिल सकते हैं बीजेपी के सांसद। जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे। गजेंद्र शेखावत से मिलने के बाद हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने की मांग की जाएगी। इससे पहले कल कृषि मंत्री से मिले थे बीजेपी के सांसद और विधायक। तो एक बार फिर से एसवाईएल का मामला निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वो मामला जो कई सालों से, अरसों से पंजाब और हरियाणा के बीच में एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है जो अभी तक सुलझी नहीं है। तो किसान आंदोलन के बीच में जब पंजाब और हरियाणा के किसान सरहद पर डटे हुए हैं, तो उसी के बीच में एक बार फिर से एसवाईएल का जन निकलकर बाहर आ गया है। तो आज जल शक्ति मंत्री से मिल सकते हैं बीजेपी के सांसद और अपने हिस्से का पानी देने की मांग करेंगे। हालांकि पंजाब बार बार ये बात स्पष्ट कर चुका है कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। हमें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस कोशिश में है कि नदियों को जोड़ के ये पानी जल्दी दिया जाए, उसी का ये हिस्सा यमुना बेस्ड का है जिस पर तीनों बांध बनने हैं। इसलिए हम इन बातों को लेकर आज माननीय तोमर साहब से भी मिले हैं, उनका धन्यवाद भी किया है। और कल इन्होंने टाइम ले लिया हमारा, क्योंकि आज समय मांगा था हमने, आज वो चले गए राजस्थान में। कल हमें उम्मीद है कि हमें टाइम मिलेगा, और केवल मिलने का नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि यमुना और एसवाईएल का पानी भी हमें जरूर दिलवाया जाएगा। तो वहीं आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत 8 तारीख के बाद से बंद है, लेकिन दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। किसान आंदोलन तेज कर रहे हैं तो सरकार के अंदर मुलाकातों का सिलसिला तेज हो चुका है। वो पहुंच चुकी है और जब कल करिए उस प्रपोजल की कॉपी थी। एक तरफ किसान आंदोलन के हर रोज दिखते नए रंग हैं, तो दूसरी तरफ सुलह और समाधान कोशिशों में लगी केंद्र, जिसे उम्मीद है कि किसान अभी भी उनका तैयार मसौदा कबूल करेंगे और फिर से बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार होंगे। खेती कानूनों की खिलाफत में किसानों के दिल्ली मोर्चे को 20 दिन होने को हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। ना ही सरकार किसानों की मांग को हूबहू कबूल करने के मूड में। फिलहाल सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि खेती कानूनों के विरोध के बीच कुछ ऐसे किसान संगठन भी सामने आने लगे हैं जिन्हें नए कानूनों से किसानों का भविष्य बेहतर नजर आता है। पिछले 3 दिनों से जारी ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक के किसानों ने खेती कानूनों की हिमायत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। हिमायती जत्थेबंदियों से तो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मगर मुश्किल तो वो जत्थेबंदियां हैं जिनके साथ सरकार की फिलहाल बातचीत बंद पड़ी है। इसलिए कृषि मंत्री की तरफ से लगातार आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। 8 तारीख की रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से किसानों ने सरकार के साथ कोई बैठक नहीं की है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से सुझाए गए संशोधन मंजूर नहीं है और वो तीनों कानूनों को पूरी तरह से रद्द करवाने पर अड़े हैं। ऐसे में बीच का रास्ता खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं और सोमवार को किसान संगठनों से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री ने
अमित शाह के साथ भी काफी देर तक आगे की रणनीति पर मंथन किया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें गृह सचिव और कैबिनेट सचिव सरकार के दोनों आला अफसर मौजूद थे। मुलाकात का सिलसिला पंजाब बीजेपी के नेताओं के दरमियान भी चलता रहा। मोदी सरकार के दो मंत्री हरदीप पुरी और सोम प्रकाश इस बैठक का हिस्सा थे, जिन्होंने पंजाब की लीडरशिप के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद कृषि कानूनों को लेकर पंजाब बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। तमाम बैठकों मुलाकातों में कैसी और कितनी असरदार रणनीति बनी, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल तो मुश्किल है, मगर इतनी उम्मीद जरूर है कि जो बातचीत का सिलसिला पिछले हफ्ते टूटा था वो एक बार फिर से शुरू होगा और सरकार किसान मिलकर किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचेंगे, जिसमें हार जीत नहीं बल्कि बेहतर भविष्य दिखता है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो अब कोशिश यही है कि बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। किसानों को मनाने के लिए, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से भी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच एक और दुखदाई खबर कि सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। किसान मक्खन सिंह पंजाब का रहने वाला था, जो मजदूरी का काम करता था। परिवार में 2 बेटे और 1 लड़की है। तो वहीं पुलिस ने जो शव था वो परिजनों को सौंप दिया है। किसान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई किसान ऐसे हैं जो इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। ਇਹ ਕਬ ਆਏ ਥੇ यहाँ ਮੱਖਣ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੱਖਣ। कैसे क्या हुआ मक्खन सिंह को? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਦਰਦ होने ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡੈਥ हो गई रास्ते में। मक्खन खान वो एक्सपायर हो गया है वहाँ से और अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है इसको। तो किसानों के समर्थन में पुरस्कार वापसी का दौर भी जारी है। अब भारतीय कबड्डी टीम के कोच आसन सांगवान ने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। दिल्ली की सरहदें सील हो चुकी हैं। हर जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आम हो या खास, जनता जनार्दन हो या सियासतदान हो, हर वर्ग किसानों का समर्थन कर रहा है। हर शख्स अन्नदाता की हिमायत कर रहा है। पंजाब के गायकों और खिलाड़ियों के बाद अब हरियाणा के अर्जुन अवार्डी भी किसानों के साथ कंधे के साथ कंधा जोड़कर खड़े हो चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय कबड्डी टीम के कोच आसन सांगवान की, जिन्होंने पंजाब के खिलाड़ियों की तरह अपना अवार्ड वापस करने का ऐलान कर डाला है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने किसानों की मांगों को ना माना तो वह अपना अवार्ड वापस कर देंगे। इसलिए अगर किसानों की ये मांगे नहीं मानी गई तो हम अपना अवार्ड वापस लौटाने के लिए बाध्य होंगे। भिवानी में सांगवान ने कहा कि किसानों के समर्थन में करीब 10 खिलाड़ी अपना अर्जुन अवार्ड वापस कर देंगे। हर खिलाड़ी किसान परिवार के साथ जुड़ा है और सभी का मुख्य पेशा खेती ही है, यानी कि कृषि। सांगवान ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि सरकार किसानों की मांगों को जल्द माने और खेती कानूनों को किसानों पर ना थोपे। सरकार इसको मान लीजिए, नहीं तो हम बाध्य होंगे कि अपना अवार्ड किसानों के हक में सरकार को वापस दें। आपको बता दें कि सांगवान भारतीय कबड्डी टीम के कोच हैं। उन्होंने अपने समय में काफी नाम भी कमाया, जिसके चलते उन्हें 1994 में भीम अवार्ड, 1996 में भारत गौरव और 1998 में अर्जुन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। भिवानी से जगबीर खनखस, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां सरकार ने 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया था और अब उसको 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। जयराम कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में भी 5 दिन काम होगा। शनिवार को वर्क फ्रॉम होम रहेगा। कोरोना के चलते सामाजिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उन बंदिशों को सरकार ने अभी जारी रखा है। शादी और अन्य समारोहों में भी अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू रहेगी। पंचायत चुनाव के लिए सरकार तैयार है, लेकिन राज्य में पंचायती राज चुनाव
चुनाव आयोग के फैसले के अनुसार ही होंगे। पंचायत चुनाव पर जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए एसओपी तैयार किए जाएंगे ताकि कोरोना के फैलने का खतरा ना रहे। लेकिन जो 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था, अब उसको बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया है और 5 जनवरी तक हिमाचल में स्कूल भी बंद रहेंगे। बात हुई गवर्नर साहब की, लेकिन वो स्वस्थ हैं पूरी तरह से, ठीक है। जो जानकारी मिली है गाड़ी उनकी जो है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो स्वस्थ है, ठीक है, बात हुई। सर, जिस तरह से प्रस्तावित है पंचायत चुनाव भी, लेकिन जो एक चिंता है कि कहीं कोरोना संक्रमण इस दौरान भी ना बढ़े, उसको लेकर भी कोई प्रोटोकॉल जो है उसके लिए एसओपी ही जारी करेंगे और उसमें सुनिश्चित करेंगे कि भाई पंचायत के जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उसका वो पालन करें। बात करते हैं कुल्लू की, जहां के बंजार में आग का तांडव देखने को मिला। मोहनी गांव में अचानक आग लग गई और इस आगजनी में 2 मकान जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में करीब 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। तो वहीं स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। उन्होंने प्रशासन को पीड़ित परिवार को मदद के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस आगजनी का तांडव किस कदर बढ़ पाई, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आग लगी और जिसमें 2 मकान जले हैं और ये मकान प्रताप सिंह और बेणुराम के हैं। 2 मकानों के बाद जैसे सूचना मिली वैसे ही हम मौके पर यहाँ पहुँचे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँची और सभी ग्रामीणों के आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। और अब बात करते हैं पर्यटन नगरी मनाली की, जहां बीते दिनों हुई ताजा बर्फबारी के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं और उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। दिसंबर के महीने में हुई ये बर्फबारी मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है। मनाली में इस बार कोरोना के कारण यहाँ का पूरा पर्यटन कारोबार प्रभावित हो गया था, लेकिन बर्फबारी के बाद पर्यटन नगरी का मौसम सुहावना हो गया है और पर्यटक भी अब कूच करने लगे हैं मनाली की ओर। दिसंबर का सेकंड हाफ होता है, ये सेलिब्रेशन का मंथ होता है। ये दो वीक सेलिब्रेशन के वीक होते हैं। यहाँ पर सभी लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और पेंडेमिक के चलते लोग काफ़ी घरों में बैठ के तंग हो रखे थे। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ है कि बर्फ़ गिरी है, तो बर्फ़बारी होने से भी लोगों के इधर को आने की इच्छा हो रही है, तो इसलिए थोड़ी चहल पहल बढ़ी है, तो थोड़ा सा टूरिस्ट का इजाफा हुआ है। मनाली में हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी साबित हो रही है। घाटी में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब जो है मनाली में पर्यटकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। मैं खड़ा हूँ इसमें पर्यटन नगरी मनाली के मॉल रोड पर। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखते हैं कि ये मनाली का मॉल रोड है। हालांकि दोपहर का समय और अभी से जो है यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। जिस तरह की बर्फबारी बीते दिनों यहाँ हुई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटकों का काफी हुजूम जो है मनाली में उमड़ रहा है। साथ ही में जिस तरह जो कोविड-19 का दौर भी चल रहा है, तो ऐसे में जो है चाहे वो मनाली आने वाले पर्यटक हो या फिर स्थानीय लोगों, सभी जो है कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर जो है पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिशा निर्देश दी है उनका भी यहाँ पर जो है पालन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का जो है मनाली में पर्यटन कारोबार चलता है, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर भी आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी उस दौरान किस तरह का यहाँ पर जो है पर्यटन कारोबार में और ज्यादा पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है, ये देखने वाली बात होगी। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो ताजा बर्फबारी और मौसम का मिजाज बदलने के बाद अब पर्यटन नगरी मनाली में जो पर्यटक हैं वो भारी गिनती में पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल किस तरह का है मौसम का मिजाज और पर्यटकों की गिनती कैसे बढ़ रही है, जानते हैं। मनाली से सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मशाला का हाल भी जानेंगे। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो सचिन, सबसे पहले हम तस्वीरें देखना चाहेंगे कि मनाली में इस वक्त किस तरह का नजारा है और जैसे हमने पहले भी तस्वीरों में देखा कि पर्यटन जो अब भारी मात्रा में पहुंचने शुरू हो गए हैं और खास तौर पर दिसंबर का महीना है, अंत जब आता है तो न्यू ईयर को लेकर बहुत एक कह सकते हैं कि उत्साह लोगों में मनाली जाने को लेकर होता है।
जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरह बीते दिनों जो है मनाली में बर्फबारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार को जो पंख लगने यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण जो है पूरा मनाली का पर्यटन कारोबार जो प्रभावित हो गया था। लेकिन जो बर्फबारी हुई है ये यहाँ के लिए संजीवनी बनकर आई। हालांकि आज जो है सुबह का समय है और अभी जो है यहाँ का तापमान जो काफी गिरावट उसमें देखी जा रही है। ऐसे में लोग जो है अभी सुबह के समय अपने घरों में दुबके, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखते कि सुबह का समय है और अभी भी जो है यहाँ पर मौसम खराब होता जा रहा है। आसमान में जो है अभी भी जो है वो बादल यहाँ पर छाए और तापमान में जो खासी गिरावट देखी जा रही है। जिस तरह का मौसम, हालांकि जो मौसम सुहावना मनाली का हो रहा है, लेकिन जो सर्दी का जो सितम है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह सर्दी का जो सितम है उसके बाद जो है तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, जिसके कारण जो है लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह तापमान में खासी गिरावट लगातार आती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ के हैं उन्हें खासी दिक्कतें देखने को आ रही है। क्योंकि जिस तरह तापमान कम होने के कारण जो सड़कों पर बहता पानी वो जमने लग पड़ा है और पीने के पानी की पाइपें वो भी यहाँ पर जो जमती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग यहाँ हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो पर्यटक मनाली घूमने आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से काफी खुश और मनाली के इस सुहावने मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं लगातार बरकरार है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि इन दिनों जो पर्यटक जो मनाली घूमने आने वाला और खासकर जो पर्यटक जो है अटल टनल रोहतांग की तरफ जाने वाला है, उनको जो है खासकर यहाँ पर अपील की जा रही है कि वह सुबह और शाम के समय खासकर जो उस तरफ का रुख ना करे, क्योंकि लगातार तापमान में जो है गिरावट आने के कारण जो बर्फ जो है सड़क पे वो जमती जा रही है, जिससे फिसलन भी काफी होती जा रही है। ऐसे में वाहनों को सिर्फ जो 4x4 व्हीकल है उन्हीं को उस तरफ जाने की जो है वहां पे अनुमति दी जा रही है, और जो दूसरे वाहन है उन्हें जो फिलहाल सोलंग नाला तक वहीं तक जो उन्हें भेजा जा रहा है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं जिस तरह क्रिसमस और न्यू ईयर की, तो कहीं ना कहीं अगर यही बर्फबारी क्रिसमस और न्यू ईयर के समय होती है तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा जो मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए होगा। और जो है पर्यटक इसका जो है यहाँ पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक इच्छा होती है पर्यटकों की व्हाइट क्रिसमस मनाने की, वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी होगी यदि क्रिसमस पर जो है यहाँ पर बर्फबारी होती है। सचिन, तो हर कोई जब मनाली की ओर आता है तो ये जरूर चाहता है कि बर्फबारी एक बार जरूर देखने को मिल जाए, और अगर ताजा बर्फबारी हो तो वाकई में ये सोने पर सुहागा वाली बात होती है। धर्मशाला का हाल जान लेते हैं, विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, किस तरह का है मौसम का मिजाज धर्मशाला में और क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं और जहां से मैं लाइव तस्वीर जो धर्मशाला की दिखाऊंगा, यहां से जो धौलीधार की जो पहाड़ियां हैं और जो त्रिउंड है, धर्मकोट है, गड़ू है, वो साफ दिखता है। लेकिन मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं कि फिलहाल ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो बर्फबारी की आगोश में तो है, लेकिन साथ ही साथ बादलों की आगोश में, जिसकी वजह से जो है वो हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसका हमें कहीं ना कहीं मलाल है। चूंकि इस वक्त पूरी की पूरी धौलीधार की जो ये पहाड़ियां हैं, ये जो लंबी चौड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको देखने के लिए सैलानी जो है वो ललायत रहते हैं, और इसी धौलीधार पर्वत श्रृंखला की बदौलत जो है यहाँ का जो पर्यटन डिपार्टमेंट है वो करोड़ों रुपए कमाता है। यहाँ के होटलेस हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, हर साल कमाते हैं। बावजूद इसके अभी ये पूरी की पूरी जो कांगड़ा घाटी है वो बादलों की आगोश में है। इसकी वजह से जो है वो तस्वीरें, वो खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आ पा रही। बावजूद इसके हम अभी ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो फॉगिंग हो रही है, यानी फॉग जो पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, कोहरा जो है वो सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अगर हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके चश्मे से देखें तो उन्हें कहीं ना कहीं सर्दी और ठंड से जो है वो परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सैलानियों के नजरिए से देखें तो उनकी पौवारा हो रही है, इसलिए क्योंकि बीता जो महीना था, नवंबर महीना, इस सीजन की पहली बर्फबारी नवंबर महीने में ही शुरू हो गई थी। हालांकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस साल ये सीजन जो है वो कुछ पहले ही आ गया है। पहले ही जो धर्मशाला के पर्यटन स्थान है, जिस तरह से हम बात करेरी की करें, त्रिउंड की करें, गड़ू की करें, इंद्रहार की करें, धर्मकोट की करें या मैक्लोडगंज, नड्डी, स्तोबरी की करें, वहां पर इस वक्त बर्फबारी हुई पड़ी है। बर्फ के दीदार जो है वो पर्यटक कर सकते हैं। और भले ही कोरोना काल चला हो, भले ही सरकार की गाइडलाइन जारी हो, बावजूद इसके यहाँ पर सैलानियों की का जो इजाफा है। विचित्र, तो तस्वीरें हम जो देख रहे हैं उनको देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि मौसम का मिजाज बदला है और ठंड तो काफी ज्यादा बड़ी हुई है, चाहे वो मनाली हो या फिर धर्मशाला हो। शुक्रिया विचित्र, ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया मनाली का हाल बताने के लिए। तो बर्फबारी हुई है ऊपरी इलाकों में, मनाली के भी और धर्मशाला के भी, जिसके कारण निचले इलाकों का भी जो तापमान है वो काफी ज्यादा गिर गया है और ठंड काफी बढ़ गई है।
पंजाब और हरियाणा सिर्फ देश का पेट ही नहीं भरते बल्कि उसकी हिफाजत भी उसी मुस्तैदी से करते हैं। ये खबर बीते शनिवार को देहरादून में पासिंग आउट परेड से सामने आई, जहां किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब में फिर से अपना लोहा मनवाया। जब दिल्ली के सारे बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान सुर्खियां बना रहे थे, उसी दौरान देहरादून में इन दोनों सूबों के जवानों का जलवा दिखा। आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद फौज को कुल 325 नए अफसर मिले और इनमें हर बार की तरह पंजाब और हरियाणा ही छाया रहा। हरियाणा के कुल 45 कैडेट आईएमए से अफसर बनकर निकले, जबकि पंजाब के 15 जवान शामिल हैं और बहुत कम आबादी वाले पहाड़ी सूबे हिमाचल ने देश की सेना को 10 अफसर दिए। इस बार की पासिंग आउट परेड में देश के जांबाज अफसरों के साथ साथ मित्र देशों के भी 70 कैडेट शामिल थे। लेकिन इतने जवानों के बीच भी पंजाब के जांबाज अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहे। लुधियाना के वतनदीप सिंह को सबसे शानदार क्रेडिट चुना गया, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और वतनदीप सिंह पहले नहीं जिन्हें यह सम्मान मिला। इससे पहले पंजाब के लेफ्टिनेंट आकाशदीप सिंह जून के महीने में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। खेती कानूनों को लेकर जारी घमासान के बीच शायद ये खबर उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाई, मगर बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा इन दोनों तस्वीरों से ही पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।